नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में नर्सिंग सुपरिटेंडेंट स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 120 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, विच फर्टिलिटी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स प्लेसिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। किस प्रजनन उपचार में शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में रखा जाता है? ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, बी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI, सी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, डी ओव्यूलेशन इंडक्शन। इसको जब भी स्पर्म को डायरेक्टली यूट्रस में प्लेस करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा मीन्स होता है अंदर और यूट्राइन मीन्स होता है यूट्रस में। जब यूट्रस में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है तो इसको क्या बोल देंगे? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर इस फिगर के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि ये यूट्रस है और इसमें डायरेक्टली यहां से स्पर्म इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ये स्पर्म्स हैं तो इसको बोलते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नॉर्मल BMI रेंज कितनी होती है? 12 से 25, 18 से 20, 20 से 30 और 12 से 18। देखिए, BMI मीन्स होता है बॉडी मास इंडेक्स और यह शो करता है कि किसी व्यक्ति में वजन कम है या वो व्यक्ति जो व्यक्ति में BMI चेक किया जा रहा है वो व्यक्ति मोटापे से ग्रसित है या नहीं ग्रसित है। तो इसकी पहली बात तो ये देखते हैं कि इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है ये 18 से 20 होती है। 18 से 20 का BMI नॉर्मल कहलाता है और इसको जो निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है वेट, जो कि किलोग्राम में होगा, एंड डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। किसी व्यक्ति का, जिस भी व्यक्ति का BMI निकालना हो तो सबसे पहले उसका वेट लिखेंगे और वेट किसमें? किलोग्राम में होना चाहिए। फिर उसकी हाइट लिखेंगे और हाइट किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो जो भी हाइट है उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार से जो वैल्यू हम लोगों को निकल के आएगी ये BMI कहलाती है। एक नॉर्मल कंडीशन में जो BMI होती है 18 से 20 होती है। इस फिगर के माध्यम से बताया गया है, देखिए ये BMI वाला, कम BMI वाला व्यक्ति पतला है और अधिक BMI वाला व्यक्ति मोटापे से ग्रस्त है। तो ये BMI हमारे शरीर को इफेक्ट करती है, हमारे शरीर को फिट रखने का काम करती है। यदि ये सही है तो हमारी बॉडी बिल्कुल फिट रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है। वन एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज 0.9% NaCl, 0.45% NaCl, 3% NaCl एंड 5% NaCl। देखिए, जब भी बात होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन की तो आइसोटोनिक, ये जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, आइसो प्लस टोनिक। तो आइसो मतलब होता है सेम और टोनिक मीन्स होता है कंसंट्रेशन। तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे विलयन जिनकी कंसंट्रेशन, जिनकी सांद्रता बराबर हो उनको आइसोटोनिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है यहाँ पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन का 0.9% सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड मीन्स होता है नमक का घोल। तो 0.9% ये जो नमक का घोल होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, ये आइसोटोनिक होता है क्योंकि जब भी इसकी बोतल चढ़ाई जाती है तो ये क्या करता है कि कोशिका के साइटोप्लाज्म में प्रवेश नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म का कंसंट्रेशन होता है वही इसका कंसंट्रेशन है। तो बराबर कंसंट्रेशन के कारण ये क्या करेगा? उसमें प्रवेश नहीं करता है। तो एक तो इसका ये फायदा होता है और कुछ विशेष कंडीशन में आप लोग जानते होंगे कि जैसे BP कम हो गया किसी व्यक्ति का या फ्लूइड लॉस हो गया तो उसमें NaCl दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समझा कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन बराबर हो। किसके बराबर हो? हमारे बॉडी फ्लूइड्स के बराबर हो, ब्लड के बराबर हो, तो उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अच्छा, इसके जो एग्जाम्पल है और भी हो सकते हैं, जैसे कि पसीना है और ब्लड है और स्वेट्स है, टीयर्स हैं, ये सभी क्या होते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू टेक अ पल्स ऑन अ पेशेंट who is receiving digoxin which affects the heart rate. This assessment needs to be completed prior to the medication administration. Which skill is correct when assessing the pulse of this patient? नर्स एक ऐसे मरीज की नाड़ी जांचने की तैयारी कर रही है जिसको डिगॉक्सिन दिया जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो डिगॉक्सिन होती है एक बहुत अच्छी दवा है हृदय के लिए। ऐसे मरीज जिनका हार्ट फेल हो गया हो उनको ये दवा दी जाती है, तो हार्ट फेल रोकने में काम करती है। लेकिन दवा देने से पहले कुछ इसमें असेसमेंट करना पड़ता है। तो वो क्या असेसमेंट होता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आ रेडियल पल्स टेकन फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकेंड के लिए आपको रेडियल पल्स लेना है। दूसरा ऑप्शन है आ फीमोरल पल्स टेकन फॉर 15 सेकेंड। 15 सेकंड के लिए फीमोरल पल्स लेना है। तीसरा है कैरोटिड पल्स टेकन फॉर ए फुल मिनट। 1 मिनट के लिए, पूरा 1 मिनट के लिए क्या लेना है, कैरोटिड पल्स लेना है। और चौथा है डी ऑप्शन एन एपिकल पल्स टेकन फॉर ए फुल मिनट। और 1 पूरे मिनट के लिए क्या करना है, एपिकल पल्स लेना है। तो जब भी डिगॉक्सिन देते हैं तो डिगॉक्सिन जैसा कि अभी बताया गया है कि हार्ट फेल में काम आने वाली दवा है और इससे आपकी जो हार्ट बीट है वो कम भी हो सकती है। और जिन पेशेंट में यदि हार्ट बीट 60 हो या 60 से कम हो उनको ये नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, हार्ट बीट कम कर देती है। तो इसमें एक जब भी डिगॉक्सिन दें तो उससे पहले ये क्लियर कर लें कि जो भी एपिकल पल्स है, तो एपिकल पल्स को क्या करना है, पूरे 1 मिनट के लिए लेना है। ये ऐसा करने से क्लियर पता चल जाएगा कि व्यक्ति की कंडीशन क्या है, एरिथमिया क्या है, और इसको डिगॉक्सिन देने से कोई प्रकार की प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इस प्रकार से जो इसका आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एन एपिकल पल्स टेकन फॉर अ फुल मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, supination is turn lower arm and hand so palm is down, turn lower arm and hand so palm is up, turn palm toward the inner aspect of forearm, D turn fingers position to midline। सुपिनेशन क्या होता है, देखिए सुपिनेशन का मतलब होता है कि इसका जो ऑप्शन है बी सही हो जाएगा, टर्न लोअर आर्म एंड हैंड सो पाम इज अप। सुपिनेशन मीन्स होता है पैर या हाथ का ऊपर की ओर घूमना, जिसमें हथेली या तलवा ऊपर की ओर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सुपिनेशन बोला जाता है। इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। टर्न लोअर आर्म मीन्स पैर का, एंड हैंड हाथ का, सो पाम इज अप ऊपर की ओर घूमना, जिससे कि जो हथेली है और तलवे हैं वो ऊपर की ओर हो सके। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन फॉर अ बाइंडर टू बी प्लेस्ड अराउंड अ सर्जिकल पेशेंट विद न्यू एब्डोमिनल वुंड। पेट में नए घाव वाले सर्जिकल रोगी के चारों ओर वाइंडर लगाने के लिए निम्न में से कौन सा संकेत है, ए कलेक्शन ऑफ वुंड ड्रेनेज, बी प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू एब्डोमिनल टिश्यूज व्हेन कफिंग एंड वॉकिंग, सी रिडक्शन ऑफ एब्डोमिनल स्वेलिंग, डी स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस। देखिए जिस भी मरीज के पेट में घाव होता है, सर्जिकल रोगी है, तो उसमें क्या करते हैं कि चारों तरफ से बाइंडर लगा देते हैं। इसका सबसे अच्छा जो मतलब लाभ होता है ये होता है कि जैसे व्यक्ति खांस रहा है या चल रहा है, तो चलते समय क्या है, उसके जो पेट के ऊतक हैं उनको, पेट के अंग हैं, पेट के टिश्यूज हैं, उनको क्या है, उनको सहायता मिलेगी, जिससे कि जो भी दर्द है वो आपको नहीं होगा खांसते और चलते समय। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रोवाइडिंग सपोर्ट को प्रोवाइड करना टू एब्डोमिनल टिश्यूज व्हेन कफिंग एंड पाकिंग।
तो पेट में बाइंडर लगाने का सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो होता है कि एब्डोमिनल टिश्यूज को सपोर्ट करना कफिंग और बाकिंग करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो संक्रमण की श्रृंखला का मतलब है जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए या कहीं ऐसी जगह गए जहां बहुत से लोग बीमार हैं, या किसी होटल में खाना खाने। अगला प्रश्न यहाँ पर जो दिया गया है वो देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू ब्रेक डाउन द चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तोड़ने का, संक्रमण की श्रृंखला को जो एक चेन होती है उसको ब्रेक करने का सबसे जो इफेक्टिव मेथड है ये क्या है। ए, हाइजीन, बी, ग्लव्स, सी, प्लेसिंग पेशेंट इन आइसोलेशन, डी, प्रोवाइडिंग प्राइवेट रूम्स फॉर पेशेंट। देखिए, जब भी बात होती है इन्फेक्शन की चेन को ब्रेक करने का, तो सबसे अच्छा जो तरीका होता है वो होता है अपने हाथ धोना। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, हैंड हाइजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द पेशेंट डेवलप्स डिस्पनिया व्हाट इज द फर्स्ट इंटरवेंशन दैट इज टू बी कैरिड आउट। जब रोगी को सांस की तकलीफ हो जाती है तो सबसे पहले क्या हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। ए, टेक ब्लड प्रेशर, बी, एलिवेट द फुट एंड ऑफ द बेड, सी, रिमूव पिलोस फ्रॉम द हेड, डी, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। देखिए, जब भी मरीज में सांस फूलने की दिक्कत हो, सांस लेने में समस्या हो रही हो, तो ऐसे मरीज को क्या करते हैं, उसका जो सिरहाना है वो उठा देते हैं। तो इस प्रकार से उसके बिस्तर का सिरहाना उठा दिया जाता है। तो ये क्या होता है, सेमी फॉलर पोजीशन में उसको लिटा देते हैं। फॉलर पोजीशन में क्या होता है, जो भी सांस होती है वो आसानी से फेफड़ों में चली जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। बेड का हेड एलिवेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, while giving an oral medication, position is essential to prevent aspiration. एस्पिरेशन को रोकने के लिए ओरल मेडिकेशन किस स्थिति में देना आवश्यक है। ए, हाई फॉलर्स, बी, लेफ्ट लेटरल, सी, सिम्स, डी, सुपाइन। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं वो दवा जब खाते हैं तो उनके गले में दवा फंस जाती है। तो ऐसा करने के लिए इसको क्या कहते हैं, कोई भी चीज गले में फंसना जिससे कि सांस लेने में समस्या हो सकती है, इसको बोलते हैं एस्पिरेशन। एस्पिरेशन को रोकने के लिए रोगी को क्या करना चाहिए, सीधे बैठा देना चाहिए किसी भी स्टूल पर, या उससे कह देना चाहिए कि सीधे बैठो। ना तो उसको दवा लेट कर लेनी है, ना उसको क्या करना है, खड़े होकर भी नहीं लेनी है। हाँ, लेकिन क्या है, यदि खड़े होकर ले तो भी बिल्कुल सीधा खड़े होकर के ले, ठीक है, झुक करके दवा नहीं लेनी है। तो ये जो पोजीशन होती है ये होती है हाई फॉलर पोजीशन। इसमें इस प्रकार से स्थिति उसकी बनती है पेशेंट की, यहां से ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा जहां पर वो बैठा है। तो इस प्रकार से जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ मेकिंग मीटर कॉर्नर व्हाइल डूइंग बेड मेकिंग। बिस्तर बनाते समय मीटर कॉर्नर बनाने का उद्देश्य है। A, to keep bed linen secure, to provide warmth, to prevent cross infection, to prevent foot drop। तो बिस्तर बनाते समय जो मीटर कॉर्नर बनाने का उद्देश्य ये होता है कि इससे टू कीप बेड लिनेन सिक्योर, जो बेड लिनेन है उसको सिक्योर किया जा सके, सिक्योर रखा जा सके। तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। बिस्तर बनाते समय मीटर कोना या अस्पताल कोना बनाने का उद्देश्य है, पहला तो है क्या है, सीट को सुरक्षित रखना। गद्दे के नीचे कोने को टिका देने से चादर अपनी जगह पर बनी रहती है और पूरी रात आरामदायक रहती है। एक साफ सुथरा स्वरूप बनाएं। मीटर वाला कोना बिस्तर को साफ सुथरा और चिकना लुक देता है। और तीसरा जो है इसमें लाभ होता है, ऐसा करने से जो मरीज बिस्तर तक ही सीमित रहते हैं उनके लिए एक छोटा कोना आरामदायक स्थिति बनाने में
बनाए रखने में सहायक हो सकता है। तो इसलिए ऐसा करने से क्या होता है, मीटर कोना या जो हॉस्पिटल कॉर्नर है उसको बनाने का उद्देश्य होता है कि सीट को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार से आज की ये प्रैक्टिस टेस्ट हमारा पूरा हुआ। यदि आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।